एफएक्यूज़ आपके आंसर इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का एक बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है और वजह ये है कि एफएक्यू आपको क्रिस्प आंसर प्रोवाइड करते हैं। एक ऐसा आंसर प्रोवाइड करते हैं जो कि कंप्लीट होता है। एक ऐसा आंसर प्रोवाइड करते हैं जो कि कॉन्टेक्स्ट के बगैर भी समझा जा जा सकता है। सो आइडियली इशू क्या आता है हमें कंटेंट लिखते हुए, इशू हमें ये आता है कि हम जब एक बड़ा सा 400 वर्ड्स का 500 वर्ड्स का कंटेंट लिखते हैं, उसके अंदर हम चाह के भी कॉन्टेक्स्ट को या फिर कॉन्टेक्चुअल डिपेंडेंसी ऑफ पैराग्राफ्स को आपस में, मतलब कि उनका जो बॉन्ड है दो पैराग्राफ का या डिपेंडेंसी है, टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट पैराग्राफ वी नीड टू रीड फर्स्ट पैराग्राफ, तो ये वाली डिपेंडेंसी खत्म करना काफ़ी मसला बन रहा होता है हमारे लिए, काफ़ी इशू बन रहा होता है और नहीं कर पाते, हम चाह के भी नहीं कर पाते। सो यहाँ पे आपको एफएक्यूज हेल्प करते हैं कि एफएक्यू के अंदर आप लोग इजीली एटॉमिक आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टैंड अलोन आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो लेट मी राइट इट हियर। एटॉमिक आंसर दे सकते हो, स्टैंड अलोन आप आंसर दे सकते हो, और पैटर्न मैचिंग सबसे इम्पोर्टेंट। पैटर्न मैचिंग से क्या मुराद है कि एआई को, आपका पता है कि यार एआई ने आपका आंसर कॉपी पेस्ट करके दिखाना नहीं है। एआई क्या करता है, एआई आपके आंसर से पैटर्न को पकड़ता है और उस पैटर्न को पढ़ के अपने अल्फाज के अंदर, यानी एलएलएम का जो इसका मॉड्यूल होता है जो अल्फाज जनरेट करता है उसके थ्रू वो बेसिकली डाटा डंप करता है। ठीक है। सो आपके पास एक पैटर्न मैचिंग मिल जाती है। अभी पैटर्न मैचिंग होती क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पैटर्न मैचिंग, और काफ़ी लोग यहाँ पे ही फंस जाते हैं कि यार एफएक्यू लिखें तो किस तरह से लिखें। तो मैं आप लोगों को एक टेम्पलेट भी बताऊंगा, लेकिन अगर मैं इस पैटर्न मैचिंग पे मज़ीद बात करूं तो होता ये है कि आपका यूजुअली आंसर जो होता है ना, किसी भी सवाल का आंसर वो आर्टिकल में छुपा होता है। ये बेसिक्स हैं, ठीक है, मतलब कि वो आर्टिकल में कहीं ना कहीं छुपा होगा, और उस आर्टिकल में से उस आंसर को निकालने के लिए आपको काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा एनएलपी लगानी पड़ती है, आपको काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है। और आंसर इंजन जो है या चैटबॉट जो है आपका, वो इतना ज़्यादा ना समझ लें इतना एफिशिएंट नहीं होता या इतना स्मार्ट नहीं होता कि भाई वो आपके आर्टिकल के उस पैराग्राफ के ऊपर मल्टीपल आइट्रेशन लगाए, मल्टीपल चीज़ें करके इन्फरेंस निकाले, चीज़ें समझे, जिसकी वजह से ना वो बाज़ औक़ात ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन फ्रेजेस को, उन सेंटेंसेस को, उन पैराग्राफ को स्किप कर देता है। ठीक है। सो होता ये है कि आपकी जो चीज़ है वो रीयूजेबल नहीं रहती, वो रीयूजेबल इन कॉन्टेक्स्ट आंसर इंजन नहीं रहती। आंसर इंजन इसको रीयूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टेक्चुअली डिपेंडेंट है प्रीवियस पैराग्राफ पे, या वो एक छोटा सा आंसर समझने के लिए आपको 2-3 पैराग्राफ को पढ़ के पार्स करके अपने पास कॉन्टेक्स्ट विंडो में सेव करके उसको फिर एनालाइज करना पड़ता है। अब कॉन्टेक्स्ट विंडो क्या होती है? हर एक आंसर इंजन के पास एक छोटी-सी विंडो होती है, जिसपे वो सारी की सारी प्रोसेसिंग करता है। इसको हम यूजुअली कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। अब ये कॉन्टेक्स्ट विंडो होती क्या है? ये कॉन्टेक्स्ट विंडो ऐसी है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता एक पूरे दिन के अंदर कॉन्टेक्स्ट विंडो कहलाएगी। आप कंटिन्यूअसली 1 घंटे का सेशन ले सकते हो। उससे ज़्यादा आप सेशन लोगे, आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो फ़ारिग हो जाएगी। उससे ज़्यादा चीज़ आपके दिमाग में घुसेगी ही नहीं। आपको याद है जब आप फ्री वर्ज़न यूज़ करते थे इन इनिशियल डेज़ ऑफ चैट जीपीटी, तो वो आंसर देने से पहले ना कहता था कि यार आपका सवाल बहुत लंबा है, काइंडली सवाल को छोटा करो। और सम टाइम जब वो आंसर दे रहा होता था, वो रुक जाता था। तो होता क्या था, उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो की लिमिट आ जाती थी। एक तो सवाल समझते हुए लिमिट आती थी, दूसरा आंसर देते हुए भी लिमिट आ जाती थी। सो ये जो लिमिट आती है आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो की, ये क्यों आती है? क्योंकि आपके जो एलएलएम्स हैं, इनकी प्रोसेसिंग पावर, इनकी क्षमता फॉर प्रोसेसिंग एनीथिंग वो लिमिटेड है। अगर वो लिमिटेड नहीं करेंगे ना, तो रिज़ल्ट ये होगा कि आपके सारे के सारे इंस्टेंसेस ऑफ आंसर इंजन, यानी कि एक आंसर इंजन चैट जीपीटी, उसको 1 मिलियन लोग यूज़ करें एट अ सिंगल टाइम। वो सब के सब मिलियन लोग
चोक करने लग जाएँगे, क्योंकि उनको अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर मिल रही है। तो इसलिए अब वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं आपको। वो कहते हैं अगर आपको कॉन्टेक्स्ट विंडो बढ़ानी है तो हमें कुछ पैसे दें। वो बेसिकली सर्वर के चार्जेज़ होंगे, क्योंकि हम सर्वर के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, और वो जो प्रोसेसिंग है दैट कम्स विद अ प्राइस, सिंपल एज़ दैट। अब होता ये है कि ये जो पैटर्न मैचिंग है, इस पैटर्न मैचिंग के लिए भी प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है, और रिज़ल्ट ये होता है कि यार जहाँ पे आपका आंसर इंजन बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ वेस्ट करना शुरू कर देता है, तो आंसर इंजन कहता है कि यार अ, इस चीज़ को बेटर है हम इग्नोर कर दें, क्योंकि आई एम सीइंग कि इस पैराग्राफ के ऊपर प्रोसेसिंग करने का फ्यूचर जो है ना, कोई इतना आसानी से निकलने वाला नहीं है। हाँ, रिज़ल्ट ज़रूर निकलेगा, ये आंसर शायद रेलेवेंट भी है, ये आंसर शायद हमारे लिए ज़रूरी भी है, लेकिन इस आंसर को निकालने के लिए चंद पैराग्राफ से हमें काफ़ी ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। सो यहाँ पे फिर आपको काम ये करना पड़ता है, आपको एलएलएम्स के लिए थोड़ा-सा ऑप्टिमाइज़्ड वे में आंसर लिखना पड़ता है। वो ऐसा आंसर होता है जो कि रीयूज़ेबल होता है। अब रीयूज़ेबिलिटी में क्या आता है, रीयूज़ेबिलिटी के अंदर आपने उसको इस तरह से लिखा होता है कि आंसर इंजन उसको पढ़ के कहीं भी डंप कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मैं कहता हूँ कि गोल्डफ़िश के बारे में आप एक क्वेश्चन लिखें। आप लिखें कि गोल्डफ़िश जो है वो बहुत देर तक ज़िंदा रहती है, ठीक है? कुछ भी आप कह सकते हैं, यू कैन राइट एनीथिंग। सो गोल्डफ़िश लाइफ़ अ, एक्सपेक्टेशन, ठीक है? ये सवाल हो सकता है आपका। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रीयूज़ेबल बनाऊँ, सो रीयूजेबल मैं कैसे बना सकता हूँ? बजाय इसके कि मैं लाइफ एक्सपेक्टेशन फॉर बिगिनर बताऊँ कि बिगिनर की ये होगी, चाइल्ड की ये होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं इसको जनरल में बता दूँगा कि भई गोल्ड फिश की ऑन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेशन इतनी, 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 इतनी होती है, ठीक है? अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ रीयूजेबल है, ये चीज़ मैपेबल है टू मल्टीपल यूज़र्स। बेशक वो बिगिनर हो, बेशक वो एडवांस यूज़र हो, बेशक वो लेट्स से इंटरमीडिएट बंदा हो, ठीक है? वो जिस तरह का मर्ज़ी बंदा, उसका जो मर्ज़ी एक्सपीरियंस लेवल है, ये जो आपका सवाल है, इस सवाल का जो आपने जवाब लिख दिया है, ये उसकी नीड को सैटिस्फाई कर देगा। सिंपल एज़ दैट। तो ये होता है रीयूजेबिलिटी, ये होती है पैटर्न मैचिंग। ज़्यादातर जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो आप आर्टिकल में ये चीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि आप आंसर इंजन के अंदर एक ख़ास आईसीपी के लिहाज से, यानी एक ख़ास बंदे के लिहाज से आर्टिकल लिख रहे होंगे। अगर आप बिगिनर के बारे में लिख रहे हैं और आप वो उसमें लाइफ एक्सपेक्टेशन बताते हैं, तो आप बिगिनर को ही अज्यूम कर रहे होते हैं कि बिगिनर के लिए, बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज़ को आंसर कर दूँ। तो वो जो चीज़ है वो आपकी रीयूजेबल नहीं रहती, उसका पैटर्न मैच नहीं हो पाता। जब एक एक्सपर्ट बंदा या एक्सपर्ट फिश कैप्चरर या एक्सपर्ट फिश पेट ओनर, ठीक है, वो सवाल करता है तो वो चीज़ मैप नहीं हो पाती। तो एफएक्यूज़ एक आइडियल अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको कि आप रीयूजेबल वे में अपनी चीज़ को कन्वे करते हैं। चलो, ये जो 3 से 4 चीज़ें थी, ये मोटी-मोटी चीज़ें थी। अब बात हम शुरू करते हैं कि एक अच्छा एफएक्यू किस तरह का होता है? उस अच्छे एफएक्यू के अंदर क्या-क्या ख़ास बातें होती हैं? तो यार जो अच्छा एफएक्यू होगा ना, उसमें ले दे के ना 5 चीज़ें होंगी। वो 5 चीज़ें क्या होती हैं? वो कंप्लीट होता है, सवाल का कंप्लीट जवाब दिया होता है आपने। वो न्यूट्रल होता है, वो बायस्ड नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे बिगिनर बिगिनर की बातें करना शुरू कर दी, आपने बायस्ड होके बताया। अगर बताना भी चाह भी रहे हो आगे कहीं जाके, तो बिगिनर का, इंटरमीडिएट का और एक्सपर्ट पेट ओनर के लिहाज से, तीनों के लिहाज से फिर एक्सप्लेन करोगे ताकि अनबाइस्ड रहे चीज़। इसी तरह से आप शॉर्ट लिख फॉर्म में लिखते हो, फ्लफ नहीं लिखते, क्लियर टू द पॉइंट बात करते हो। आपका ये जो एफएक्यू है ये सेल्फ कंटेन्ड होता है, ये डिपेंडेंट नहीं होता दूसरे दूसरे पैराग्राफ्स पे, ये डिपेंडेंट नहीं है आपके आर्टिकल के ऊपर कि आपने आर्टिकल बिगिनर के लिए लिखा है। हाँ, रेलिवेंट ज़रूर होता है आपके आर्टिकल के साथ, रेलिवेंट है, गोल्डफिश के ऊपर ही आप एफएक्यू दे रहे हैं, लेकिन इसको आपने सेल्फ कंटेन्ड किया हुआ है, इसको आपने आर्टिकल पे डिपेंडेंट नहीं किया हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पे फिश लाइफ
एक्सपेक्टेशन, आप फिश लाइफ एक्सपेक्टेशन नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है? अगर आप फिश लाइफ एक्सपेक्टेशन लिखोगे तो किस फिश की लाइफ एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है, ठीक है? गोल्ड फिश की। आप बोलोगे गोल्ड फिश के ऊपर ही था ना, तो मैं गोल्ड फिश लिख के अपनी कीवर्ड की जो डेंसिटी है वो खराब क्यों करूँ? सिंपल एज दैट। तो आपने कहा यार मैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता हूँ, मैं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से चलने के लिहाज से ना गोल्ड हटा देता हूँ यहाँ से, खाली फिश लिख लेता हूँ। लेकिन मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि अब आपने जो आंसर दिया ना वो गोल्ड फिश के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, ठीक है? और ये जो आंसर है ये फैक्चुअली इनकरेक्ट हो जाएगा और चीज़ें अभी ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। सो आपको करना क्या होता है, आपको ये सेल्फ कंटेन्ड वे में लिखना होता है, मतलब कि अगर ऊपर मछली की बात कर रहे हो फिर नीचे मछली के लिहाज से ये आंसर दो। सो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे फिर ज़रूरी नहीं होता, आपका जो भी ऊपर आर्टिकल लिखा है वो फिर ज़रूरी नहीं होता। सो दीज शुड बी सेल्फ कंटेन्ड। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं कि एफएक्यू की वर्डिंग, एफएक्यू की लैंग्वेज वो किस तरह की होनी चाहिए, लिखाई किस तरह की होनी चाहिए। सो राइटिंग पैटर्न की अगर बात कर लेता हूं मैं, सो एफएक्यू का आपका राइटिंग पैटर्न बेसिकली एफएक्यू का राइटिंग पैटर्न कुछ इस तरह से होना चाहिए कि उसके अंदर आप यूज़र के मतलब कि यूज़र के जो क्वेश्चन है उसको क्लोजली मैच कर रहे हो, क्लीन स्ट्रक्चर हो, फैक्ट्स को यूज़ करें, हाइप्ड लैंग्वेज यूज़ ना करें, गार्ड रेल्स का इस्तेमाल करें। गार्ड रेल्स क्या होती हैं? गार्ड रेल्स होती हैं कि आपने जवाब दे दिया कि गोल्डफिश जो है वो 2 साल तक ज़िंदा रहती है। लेकिन, ये जो लेकिन है ना ये गार्ड रेल होती है कि आप अपने सवाल को डिफेंड करने के लिए या अपने सवाल को एक तरह से बाउंड्री लगा रहे हो उसके ऊपर, खुला ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं छोड़ दिया आपने। उसको कंप्लीट क्लोज़ किया आपने। लेकिन के साथ आपने जवाब भी दिया है कि भई एक गोल्डफिश 2 साल तक ज़िंदा रहती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस माहौल में रखते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, तो हो सकता है आपके पास गोल्डफिश कुछ हफ़्ते ज़िंदा रहे, क्योंकि आपको उसकी लाइफ़ साइकिल का नहीं पता होता कि भई उसको क्या-क्या चीज़ें देनी है, उसका नाइट्रोजन साइकिल किस तरह से काम करता है। और ज़्यादातर जो इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट गोल्डफिश पेट ओनर्स होते हैं, उनको इस साइकिल के बारे में पता होता है, उन्होंने इस पे इन्वेस्टमेंट की होती है, इक्विपमेंट रखी होती है, इसलिए उनके पास गोल्डफ़िश अमूमी तौर पे 1 साल से ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहती है, ठीक है? आपने कितना ज़बरदस्त किस्म का आंसर दिया है। आपने क्लियरली फ्रंट यानी कि पहली लाइन के अंदर आंसर भी दे दिया है। जो आपका फ्रंट फेसिंग क्वेश्चन था, उसका आपने स्टार्टिंग में ही आंसर दे दिया है और उसके बाद आपने उसको डिफेंड भी किया है, गार्डरेल भी डाली है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि राइटिंग पैटर्न के अंदर आपको डालनी है ताकि तगड़ा किस्म का आप एफएक्यू लिख सकें। अब एफएक्यू जो होता है, इस एफएक्यू को ना आपने लिखना कुछ इस तरह से होता है कि अपने आप को ना हमेशा आप अगर मेंशन करें कहीं पे एफएक्यू में, इफ यू आर मेंशनिंग योरसेल्फ इन एफएक्यू, क्योंकि एफएक्यू का मकसद यही है ना कि यार एफएक्यू के अंदर आप इन्फॉर्मेशन दें, लेकिन इन्फॉर्मेशन देते हुए अगर आप चाहते हैं कि अपनी बात करें कि गोल्ड फिश जो है वो वही पुराने वाला सवाल कर लेते हैं, गोल्ड फिश कितनी देर देर तक जिंदा रहती है? आप कहते हैं गोल्ड फिश अमूमी तौर पे 4 साल तक या 2 साल तक जिंदा रहती है। बिगिनर जो है वो जल्दी मार देते हैं, एक्सपर्ट उसको साल से ज़्यादा देर तक लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी गोल्ड फिश हेल्दी रहे और पूरे 2 साल तक ज़िंदा रहे, तो इस तो इट्स बेस्ट कि आप उसकी फ़ीड हमारी शॉप से परचेज़ करें, ठीक है? एफएक्यू भी बता दिया, एफएक्यू बताते हुए अपना ज़िक्र भी करते हैं यहाँ पे, लेकिन अपने आप को ना यहाँ पे न्यूट्रल रखना है आपने। तो अब यहाँ पे ना काफ़ी लोग ना ओवरकिल कर जाते हैं। मेरी टीम ओवरकिल कर जाती है या जिनको मैं बता रहा हूँ तो वो लोग ओवरकिल कर जाते हैं। वो लोग अपने आप को ना हमेशा बाइस्ड आंसर दे रहे होते हैं, हमेशा अपनी बात कह रहे होते हैं। तो यू हैव टू बी अ लिटिल बिट अनबाइस्ड, यू हैव टू बी न्यूट्रल, ठीक है? आपको ये नहीं बताना होता यार कि सिर्फ़ हमारी ही फ़ीड ऐसी है जिसकी वजह से आप ज़िंदा रहेंगे। आप बता सकते हैं कि यार गोल्डफ़िश की जो ज़िंदगी है, उसका इन्हसार उसकी खुराक पे होता है और बेहतर है कि आप उसको नाइट्रोजन या सल्फर टाइप खुराक प्रोवाइड करें, किसी अच्छे स्टोर से लाइक अस, हमारी तरह। सिंपल एज़ दैट और साइड पे हो जाएँ। जो पहले वाली लाइन थी जिसमें मैंने कहा था कि भई अगर आप चाहते हैं कि आपकी गोल्डफ़िश भरपूर ज़िंदगी गुज़ारे, 2 साल तक ज़िंदा रहे, तो सिर्फ़ हमारी फ़ीड उसको दें।
ठीक है? ये आपने कर दिया था उसको बाइस्ड। यहाँ पे आपने कहा भई उसको अच्छी फीड दें, इस तरह की दें जैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा-सा हो गए न्यूट्रल, ठीक है? सो यू हैव टू बी न्यूट्रल, सिंपल एज़ दैट। इफ यू आर pushing your brand, then you have to be a little bit neutral, ठीक है? आपको बाइस नहीं होना। इसी तरह से आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को अपना जो आंसर होता है उसको डिफेंड करने के लिए 1 से 2 लाइनें लिखनी होती हैं। सो यू हैव टू लाइन राइट अ कपल ऑफ लाइन्स फॉर डिफेंडिंग। सो आपको अपनी जो भी आपका डिसीजन था उसके डिफेंस में कुछ लाइन्स लिखनी है, 2 लाइन्स लिखनी है, 3 लाइन्स लिखनी है। तो आपने बतानी भी है कि अमूमी तौर पे गोल्डफ़िश 2 साल तक ज़िंदा रहती है। जापान में एक स्टडी की गई थी, जिसके अंदर देखा गया कि मछली की औसत उम्र 2 साल तक तो होती है, लेकिन जब आप पेट के तौर पे उसको रखते हैं, तो बिगिनर्स के पास 6 महीने में मर जाती है, एक्सपर्ट्स के पास साल के बाद मरती है, क्योंकि इसका दारोमदार खुराक के ऊपर होता है। आपको मछली की लॉन्ग लाइफ के लिए उसको नाइट्रोजन वाली खुराक देनी चाहिए, जो कि आपको किसी अच्छे गोल्डफिश स्टोर से मिल सकती है, लाइक अस, अपना नाम वहाँ पे मेंशन कर लें, लाइक एक्वा हाउस, सिंपल एज़ दैट। तो यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने अपने आप को अपने आंसर को डिफेंड करने के लिए एक रेफरेंस भी दे दिया। आपने एक आंसर भी, तो इसमें डिफरेंट पॉइंट्स आ गए ना अब आपके पास, ठीक है? आपने 1 लाइन में आंसर दे दिया, नंबर 1। आपने उस आंसर के डिफेंस में एक लाइन लिख दी, नंबर 2। नंबर 3, आपने कंप्लीट आंसर दे दिया, कंप्लीट आंसर दे दिया। कंप्लीट आंसर देने के बाद आपने इसके इसकी जो डिपेंडेंसी थी फॉर द कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्सचुअल डिपेंडेंसी वो भी ख़त्म कर दी, ठीक है? और नंबर 3, आपने अपने आप को एज़ अ न्यूट्रल न्यूट्रल पर्सन के तौर पे रिप्रेज़ेंट किया, ठीक है? सो ये आपका एक आइडियल वे के अंदर एफएक्यू लिखा जाता है। अगर मैं आपको इसका एक टेम्पलेट बताऊँ, तो आपके एफएक्यू में ये 4 चीज़ें होती हैं, मोटी-मोटी। आपने गार्ड रेल भी डाल सकते हो, गार्ड रेल भी डाल सकते हो। आपने यहाँ पे गार्ड रेल भी तो डाली है कि लेकिन औसतन ये जो आपने डाला था यहाँ पे कंप्लीटनेस, यहाँ पे आपने गार्ड रेल भी डाली थी। सो अमूमी तौर पे ना आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सेंटेंस 1 में डायरेक्ट आंसर बताते हो, क्लियर बताते हो, क्वालिफायर्स नहीं बताते, डिक्लेरेटिव होता है, ठीक है? अब बस बता देते कि मछली की जो उम्र है, ठीक है? वो अमूमी तौर पे 2 साल तक होती है। क्लैरिफिकेशन दे देते हो, स्कोप बता देते हो, कॉन्टेक्स्ट बता देते हो, कंस्ट्रेंट्स बता देते हो। आप यहाँ पे डिफेंड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। डिफेंड करते हुए आपने बता दिया कि चाइना के अंदर एक स्टडी हुई थी, चाइना की चाइनीज़ पेट, चूँकि चाइना में चलता है पीएएफ, ठीक है? सो कुछ ऐसा होता है यार, इनके जो एनिमल के जो होते हैं वो जो क्या पांडा होते हैं, पांडा की जो सेविंग के लिए वो काम कर रहे होते हैं वाइल्ड लाइफ वाले, तो चाइना में बड़े एक्टिव होते हैं। तो उनकी स्टडी के मुताबिक अमूमी तौर पे जो गोल्डफिश है वो जब आप घर में पालते हैं तो बिगनर्स उसको कुछ हफ्तों में मार देते हैं, और एक्सपर्ट गोल्डफिश कीपर्स उसको 1 साल तक ज़िंदा रख पाते हैं। लेकिन लेकिन ये सारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेशन है ये डिपेंडेंट होती है गोल्डफिश की खुराक पे। कंस्ट्रेंट बता दी, लिमिटेशन बता दी। उसके बाद आप अपना ज़िक्र कर सकते हैं यहाँ पे, ओनली इफ जेन्युइनली रेलेवेंट टू यू, आप वो खुराक देते भी हो। फिर आप अपने बारे में बता दें कि आप एक अच्छी खुराक पे डिपेंडेंट होती है, जो कि आपको किसी अच्छे गोल्डफिश स्टोर से मिल जाती है, लाइक एक्वा हाउस, ठीक है? और यहाँ पे गार्डरेल में वही बताया कि इट इज़ ऑप्शनल, ठीक है? नॉट नॉट मतलब कि
नॉट नेसेसरी कि आप इसको घुसाएँ। इसी तरह ब्रांड को भी ऑप्शनल रखें, ज़रूरी नहीं कि घुसाएँ। आप यहाँ 2 चीज़ें दे के भी सेंटेंस खत्म कर सकते हो। वे कुछ लोग होते हैं वो ओवरकिल करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सवाल आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ और इस सवाल को हम इस टेम्पलेट के ऊपर लेके चलेंगे। कैन आई ब्लॉक सेंसिटिव टॉपिक फ्रॉम माय एआई चैटबॉट? तो मेरा जो एआई चैटबॉट है इसके अंदर मैं कुछ एडल्ट के कंटेंट रिमूव कर सकता हूँ। अगर आप इसको एसईओ वाइज लिखेंगे तो आप लिखते हैं यस वी कैन, ठीक है, सिंपल एज दैट। आप यस वी कैन भी लिख सकते थे। ये हमारा ना नोटपैड काफ़ी बड़ा हो गया है इसलिए थोड़ा चोक कर रहा है, तो आप थोड़ा सा बर्दाश्त करिएगा बस यहाँ पे। सो यस वी कैन सिंपल वे में आप लोगों ने लिख दिया ये। और शायद कोई बड़ा ही अच्छा एसईओ एक्सपर्ट होता है वो उसको खींच लेता, यस वी कैन, लेकिन हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको लिखना शुरू करता हूँ ऑन गूगल और मैं चेक करता हूँ कि गूगल जनाब मुझे क्या आंसर देते हैं। सो लेट्स सी, हम रैंक भी कर रहे हैं इसके ऊपर। सो आ जाए यहाँ पे। Yes, you can blacklist sensitive topics, keyword और harmful content from your AI chatbot to ensure safety and compliance। ये आपका एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर होता। लेकिन जब आप आंसर इंजन के लिए लिख रहे हो ना तो आपने सिर्फ ये लाइन नहीं लिखनी। आपको देखना है कि इसके नीचे वो क्या चीज़ें बता रहा है। वो चीज़ें बता रहा है, मेथड्स भी बता रहा है, ठीक है? और उसके अलावा वो कंसिडरेशंस भी बता रहा है, ठीक है? उसके अलावा वो कह रहा है कि डीप डाइव कर लो एआई मोड में ताकि आप यहाँ पे कुछ मज़ीद चीज़ें निकाल सको। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ नीचे, मुझे एफएक्यू मिलते हैं, ये देखो। सो यहाँ पे आंसर कुछ हो रहा है, इफ़ द डाटा यूज्ड टू ट्रेन चैटबॉट इंक्लूड सेंसिटिव पेशेंट और बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, इट बिकेम पार्ट ऑफ द डाटा सेट। अब यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आंसर मिला हुआ है मुझे, क्योंकि ना ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है ना उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन ये जो ना कॉन्टेक्स्ट के बगैर मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि बीच में से उठाया गया है ना। सो इफ़ द डाटा यूज्ड टू ट्रेन चैटबॉट इंक्लूड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, it became part of dataset used by chatbot in future interaction. In other words, data can be disclosed to any person, ठीक है? सो यहाँ पे भी आगे why should sensitive information be avoided using a chatbot? तो उसके लिहाज से जो है वो आंसर एक तरह से सेंस बना रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें ये चीज़ देखनी है कि क्या ये आंसर कंप्लीट है, क्या इसमें गार्ड रेल है, क्या इसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है जो हमने इम्पोर्टेंट क्रूशियल डिस्कस की है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर थोड़ा तरीके से देखते हो किस तरह से लिखा होना चाहिए था। तो इसकी पहली लाइन के अंदर तो हमें ये लिख देना चाहिए था कि यस सेंसिटिव टॉपिक कैन बी ब्लैक लिस्टेड बाय कॉन्फ़िगरिंग योर एआई चैटबॉट टू ब्लॉक और रीडायरेक्ट स्पेसिफिक क्यूरीज बिफोर दे रीच लैंग्वेज मॉडल। लैंग्वेज मॉडल को पहुंचने से पहले ही आप सेंसिटिव क्यूरीज को ब्लॉक कर दें। सिंपल सा आंसर है। क्या आप ब्लॉक कर सकते हो? यस कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो वो बता दिया आपने। उसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट क्लियर करने का मतलब ये है कि जो सेकंड आपका सेक्शन था कि स्कोप, कंस्ट्रेंट्स, लिमिट्स, इसको क्लियर कर लें। उसके लिए आप एक सेंटेंस लिख सकते हो। दिस इज़ कॉमनली डन यूजिंग इंटेंट फ़िल्टर, सिस्टम लेवल रूल्स। ठीक है? 2 तरह से कर सकते हो ताकि एआई चैटबॉट जो है वो अमेरिकन गवर्नमेंट लॉज़ फॉर प्राइवेसी के हिसाब से अप्रूव हो जाए। आपने किया, आपने कॉन्टेक्स्ट, स्कोप, कंस्ट्रेंट्स, चीज़ें वगैरह प्रोवाइड कर दी। उसके बाद आप अपनी बात कर सकते हो। अपनी बात कर सकते हो कि क्या ये चीज़ हम भी प्रोवाइड करते हैं? तो आप कह सकते हो इन चैट बेस restricted topics can be excluded at both retrieval and response layer to prevent accidental disclosure। सिंपल एज दैट। आपने कहा एक्सीडेंटल डिस्क्लोजर से आप लोग बचा भी सकते हो। और यहाँ पे गार्ड रेल भी हमने डाल ली कि अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे आपको पता है कि ओपन एआई ने ये जो ईरान की वॉर हुई थी इसमें अपना डाटा जो था वो शेयर कर दिया था यूएस गवर्नमेंट के साथ। एक बड़ा हॉट टॉपिक है ये। सो उसके बाद ना इस क्यूरी का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा स्पाइक कर गया था कि मैं सेंसिटिव टॉपिक्स अपने चैटबॉट से हाइड कर सकता हूँ कि मेरी जो डिटेल है, मेरी इन्फॉर्मेशन है वो एआई चैटबॉट पढ़े ही ना। तो ये बहुत हॉट टॉपिक गया था। उसके बाद काफ़ी लोगों ने कहा भाई हमारी तो इसका चैट ही यूएस गवर्नमेंट पढ़ लेगी, हमारे बिजनेस आइडियाज़ हैं, ये हैं वो हैं।
सो फिर यहाँ पे हमने कहा हाउएवर ब्लैक लिस्टिंग शुड बी कंबाइंड विद ह्यूमन एस्केलेशन फॉर एज केसेस। ठीक है, तो हमने कहा क्या है, बेशक आप इसे ब्लॉक कर देते हैं बट अगेन आप को जो ब्लैक लिस्टेड है वो चीज़ें ना ह्यूमन से मतलब कि वो ह्यूमन एस्केलेशन के साथ जो कंबाइन करनी चाहिए। दूसरा आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हाउएवर इवन इफ we blacklist a couple of things, if government try to fetch that data, the organization will be complying with the US laws and will provide the data to US government। तो आप गार्ड रेल भी यहाँ पे बता सकते हो। सो बताने की बात क्या है? बताने की बात ये है कि आप डिफरेंट तरह से एक सवाल का जवाब दे सकते हो, इसमें लिमिट मैटर नहीं करती। ट्रेडिशनल एसईओ में हम कहते हैं कि हमारे पास एफएक्यू की लिमिट होनी चाहिए। मेरी नज़र में आप 4 सेंटेंस तक, 5 सेंटेंस तक भी एक एफएक्यू बता सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे एईओ के लिए लिख रहे हो, आप एसईओ के लिए नहीं लिख रहे। एसईओ के अंदर आप कह सकते हो यार कि हमारे पास लिमिट जो होती है, वो होती है ये 3 लाइन्स की, तो हम इसके अंदर ही सारी की सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दें। सो यहाँ पे आप एक पैराग्राफ के अंदर चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि आंसर इंजन ये पैराग्राफ पढ़ेगा, इस पैराग्राफ को चंक करेगा, चंक करने के बाद इसमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालेगा, रीयूज़ेबिलिटी देखेगा और फिर इसमें से कोई चीज़ इम्पोर्टेंट फाइंड करके आपको साइटेशन का मौका देगा। अब बात आ जाती है कि ये जो टेम्पलेट था हमारा, ये टेम्पलेट आपके साथ शेयर कर दूँगा कि हम किस तरह से मोस्टली लिख रहे होते हैं। ज़्यादातर टेम्पलेट का स्ट्रक्चर यही होता है। आंसर, क्लैरिफिकेशन, ब्रांड का मेंशन या ब्रांड स्पेसिफिक डिफरेंशिएटर के आपके ऑब्वियसली आपके साथ रेलेवेंट थी तो आपने कवर की है ना। अगर आप चैटबॉट कंपनी है, आपके साथ रेलेवेंट है, फिर अपनी बात करोगे ना यहाँ पे। मतलब कि आप उसको जेनेरिक आंसर देखो, भाग तो नहीं जाओगे ना, अपने बारे में बात करोगे अगर आप कर सकते हो, और गार्ड रेल बता दोगे, ठीक है, कि ये अप्लाई कब नहीं होता, क्या इशू आता है बीच में। इसी तरह से आप जब बात करते हो कि हमने ये तो जज कर लिया कि एक अच्छे एफएक्यू के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, लेकिन एक अच्छा एफएक्यू निकालना किस तरह, तो वहाँ काफ़ी लोग आके फंस जाते हैं। उनको ये नहीं चलता पता कि एफएक्यू हमें फेच किस तरह करने हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा एफएक्यू फेचिंग के ऊपर। अब एफएक्यू फेचिंग के मैं आपको कुछ 4 से 5 स्टेप्स बता दूँगा। स्टेप नंबर 0 तो होता है क्यूरी फैन, ठीक है? सो इसमें क्या होता है, फैन आउट क्यूरीज़ बनाते हो और फैन आउट क्यूरीज़ बना के उन क्यूरीज़ को आप देख लेते हो कौन-कौन सा आपके टॉपिक के साथ रेलेवेंट है, उसको आप कंप्लीट आइसोलेशन वे में कवर कर लेते हो। कुछ लोग होते हैं, वो उसका जवाब ऊपर भी दे दे चुके होते हैं पैराग्राफ में, नीचे भी दे रहे होते हैं। मैं कहता हूँ यार डबल-डबल ना करो, मेहरबानी है आपकी। सो क्लियर कोशिश करो कि वो चीज़ डुप्लीकेट ना हो। दूसरी चीज़, आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो फॉर सिमुलेशन, ठीक है? इसमें भी क्यूरी फैन आउट जो है या आप कह रहे हैं फैन आउट क्यूरीज जो हैं, ये भी आप चैट जीपीटी से बना सकते हो। उसके अलावा आप चैट जीपीटी से यूज़र बन के सिमुलेशन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको ये 3 चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करनी होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 3 चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करनी होती हैं। वो 3 चीज़ें क्या होती हैं? वो 3 चीज़ें होती हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन-सी है, आपकी इंडस्ट्री कौन-सी है और आप ये जो लिख रहे हैं इसका यूज़ केस क्या है। वंस आप ये 3 चीज़ें आइडेंटिफ़ाई कर लेते हो, तो आप चैट जीपीटी में यूज़र की सिमुलेशन कर सकते हो। तो यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफ़ाई दीज़ थिंग्स। अगर आप ये 3 चीज़ें आइडेंटिफ़ाई कर लेते हो, तो आपको क्या करना है, आपको एक प्रॉम्प्ट लिखनी है और ये प्रॉम्प्ट मैं अभी चला के दिखाता हूँ आपको। तो ये प्रॉम्प्ट कुछ ऐसी होगी, लेट मी गो हियर, लेट मी ज़ूम इन इट अ बिट। तो आप एक प्रॉम्प्ट बना सकते हो। 3 चीज़ों में से आपको सबसे पहले दिखाना है कि आपकी साइट कौन-सी है। साइट की बात करते हैं, अज़्यूम कर लेते हैं amazon.com है। ऑडियंस है मेरी पेरेंट्स विद टीनेज टीनेजर्स। इंडस्ट्री है मेरी पेरेंटिंग। यूज़ केस क्या था मेरा, टॉपिक भी लिखना आपने यहाँ पे। टॉपिक तो लिखे हुए काम नहीं होगा ना, तो टॉपिक होगा कि हाउ टू मॉनिटर टीनेजर्स इंटरनेट एक्टिविटी, ठीक है? और यूज़ केस क्या होगा, यूज़ केस होगा कि यूज़ केस बेशक गायब भी कर सकते हो, वरना लिख दो यहाँ पे, ठीक है?
teenagers get exploited due to ड्यू टू लेट्स से ऐसा कुछ कर सकते हो आप। ड्यू टू प्यूबर्टी दे गेट एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। वो लोग जवान हो रहे होते हैं, ठीक है, दे हैव रिलेशनशिप्स एंड स्टफ, ठीक है। आप चाहते हो कि उन पे मॉनिटरिंग कर सको, ठीक है। और यहाँ पे बिजनेस मेंशन कर सकते हो, मेंशन बिजनेस। सो बिजनेस जो है आप यहाँ पे कर सकते हो कि आपका आप खुद क्या चीज़ प्रोवाइड करो, तो आप कह सकते हो कि मेंशन amazon's amazon hidden cameras, ठीक है, सिंपल एज डैट। ये आपने काम किया और ये काम करके आपने इसको हिट करवा देना है, ठीक है। सिंपल सी मैंने कमांड बनाई है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एआई असिस्टेंट आपको किस तरह से हेल्प करता है। सो ये बेसिकली मैंने इससे कुछ चीज़ें वगैरह प्रोवाइड की, एक यूज़ केस प्रोवाइड किया, इसके हिसाब से मुझे क्वेश्चन भी देगा, आंसर भी देगा। अब ये मुझे बता रहा है कि व्हाट्स द बेस्ट वे टू स्टार्ट मॉनिटरिंग माय टीनेजर इंटरनेट एक्टिविटी विदाउट डैमेजिंग देयर ट्रस्ट। ट्रस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे जा रहा है कि तो ये कह रहा है कि स्टार्ट विद एन ओपन कन्वर्सेशन अबाउट व्हाई मॉनिटरिंग मैटर, सेफ्टी नॉट सर्वेलेंस, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि यहाँ पे कन्वर्ट मॉनिटरिंग इज डिस्कवर्ड, डिफरेंट चीज़ें से लिखी हुई हैं। खैर यहाँ पे आ जाओ, एट वट एज शुड पेरेंट्स स्टॉप मॉनिटरिंग देयर टीनेजर ऑनलाइन एक्टिविटी। अब इसका ताल्लुक नहीं है आपसे कि आप तो मॉनिटरिंग के ऊपर लिख रहे थे, लेकिन आप बोलोगे यार कि हम उसका एफएक्यू ये भी तो हो सकता है कि आपको किस उम्र के हिस्से में अपने बच्चों की मॉनिटरिंग ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद मसला आएगा उनको। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि देयर इज़ नो यूनिवर्सल एज बट मोस्ट चिल्ड्रन डेवलप एक्सपर्ट सजेशन ग्रेजुअली। सो यहाँ पे लिखा होगा, टिपिकली ये लिखा हुआ है 16 से 18, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये जो फॉर्मेटिंग है इसकी, ये फॉर्मेटिंग ख़राब थी, तो मैं क्यूरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँगा। मैं इसको बोलूँगा कि भाई देखो, मेरे पास एक पैटर्न है, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाता हूँ, बिलो इज माई टेम्पलेट, प्लीज फॉलो दिस टेम्पलेट। सवाल सही बना रहा है, टेम्पलेट दोगे इसको, टेम्पलेट जैसे ही आप दोगे तो आपके जो आंसर हैं ये ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखते हैं आपका जो दूसरा सवाल था वो थोड़ा ऑर्गेनाइज हुआ कि नहीं हुआ। ये हो गया हुआ है, ये वाला सवाल था आपका। मोस्ट, ये आपका 16 से 18 पहले यहाँ पे था, अब थोड़ा सा पहले आ गया। मोस्ट चिल्ड्रन डेवलप एक्सपर्ट रिकमेंडेड, मोस्ट चिल्ड्रन डेवलप एक्सपर्ट्स recommend most children development expert, अच्छा, most children development experts recommend gradually reducing monitoring between age 16 to 18 as teens demonstrate responsible behavior। सो ये कह रहा है कि आपके जितने एक्सपर्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स हैं ना, ठीक है, जो भी है उसका, ठीक है, उसके हिसाब से बता रहा है कि ये चीज़ थी। और फिर ये आपको वो बता रहा है कि द गोल इज टू बिल्ड टूवर्ड डिजिटल इंडिपेंडेंस नॉट मेंटेन परमानेंट ओवरसाइट। दिस गाइडलाइन डजंट अप्लाई टू टीनेज, ये गार्डरेल है, हु हैव एक्सपीरियंस्ड ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन और शो हाई रिस्क बिहेवियर रिगार्डलेस ऑफ एज। सो ये उसने गार्डरेल बताया, आपका यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो इस तरह से आप यहाँ से सवाल के जवाब वगैरह फैच कर सकते हो, सवाल फैच कर सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रीन टाइम लिमिटेशन एंड इंटरनेट एक्टिविटी मॉनिटरिंग, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपको ये आंसर वगैरह प्रोवाइड कर देगा। अब ये जो मैंने क्यूरी बनाई थी, इस क्यूरी के अंदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या क्या थे, मैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये जो मैंने क्यूरी बनाई थी इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो क्या थी। सो लेट मी शो यू, हियर यू गो। तो ये क्यूरी थी छोटी छोटी सी। एफएक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसे कहा था कि भाई मुझे 30 कॉन्टेक्चुअली रेलिवेंट एफएक्यू बताओ, जो किस कॉन्टेक्स्ट के साथ रेलिवेंट हो मेरे टॉपिक के साथ। वेबसाइट मेरी ये है, ऑडियंस मेरी ये है, इंडस्ट्री मेरी ये है, एक यूज़ केस बता दिया मैंने, कुछ यूज़ केसेस बता सकता हूँ मैं उसको। उसके बाद एफएक्यू के रूल्स बता दिए मैंने कि एफएक्यू जो है वो ह्यूमन आस्क क्वेश्चन होने चाहिए, गूगल की सर्चेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना लिख देना, मेहरबानी है आपकी। वन क्लियर इंटेंट पर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन मस्ट बी स्टैंड अलोन और रीयूजेबल हो, ठीक है। अवॉइड मार्केटिंग एंड हाइप लैंग्वेज, डू नॉट स्टफ कीवर्ड। ये क्यूरी की जो इंजीनियरिंग है, ये
स्टेप बाय स्टेप आप करते हैं। आप इस तरह की क्यूरीज अपने पास लिख लेते हैं एफएक्यूज के लिए, ताकि जब भी आपने कोई काम करना है, आपके पास अपना जो असला है वो तैयार हो। बस आप यहाँ पे गोली चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू एनिमल यू आर ट्राइंग टू बीट, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। आप हिट करेंगे, आपको एफएक्यूज मिल जाएंगे। आंसर की गाइडलाइंस क्या है? आंसर गाइडलाइंस आपको मैंने बता दी हैं। वही वही गाइडलाइन है बेसिक यार, कि आपके 4 सेंटेंसेस हों, आइडियली 60 वर्ड्स हों, न्यूट्रल हो, फैक्चुअल हो, प्रमोशनल ट्यून ना हो, आप ब्रीफली एक्सप्लेन करें, डिटेल में नहीं घुस जाएँ मैकेनिज़्म या अप्रोच को, लिमिटेशन को इंक्लूड करें, गार्डरेल को करें, बिज़नेस को मेंशन करें अगर जनरली आप मेंशन कर सकते हैं, और आंसर मस्ट बी सेल्फ कंटेन्ड एंड कॉन्टेक्चुअली इंडिपेंडेंट। सिंपल एज़ दैट। फॉर्मेटिंग के रूल बता दिए कि भई आप क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट यूज़ करें, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन ना दे दें, समरीज़ ना दे दें मुझे। इसी तरह से आप ये रेफर नहीं करना कि इन दिस आर्टिकल या सराउंडेड कंटेंट को मेंशन नहीं करना। बुलेट पॉइंट्स नहीं लिख के बैठ जाना यहाँ पे, पैराग्राफ मुझे आंसर दो। सिंपल एज़ दैट। ये बेसिक बेसिक प्रॉम्प्ट्स दी, और उसके बाद मैंने उसके यहाँ पे टेम्पलेट भी अटैच कर सकता हूँ कि माय आइडियल टेम्पलेट। तो इसी कमांड को मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। मैं अपना आइडियल टेम्पलेट यहाँ बता दूंगा, जो टेम्पलेट मैंने ऊपर लिखा हुआ है वो बता दूंगा, और अगर उसके बावजूद मुझे आंसर नहीं मिलता तो मैं उसे एग्जाम्पल दे दूंगा, माई आइडियल एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने अपने बिहाफ पे खुद अपने हाथों से एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एफएक्यू लिखे, शायद मैं वो यहाँ पे बता दूंगा। तो इस तरह से आप जो अपना एफएक्यू का प्रोसेस है वो थोड़ा सा ऑटोमेट करने की कोशिश करते हैं एफएक्यू जनरेशन का। और इसको मैं थोड़ा सा स्केल किया, तो मैंने एफएक्यू जनरेट करते हुए इसको बोला भी आंसर भी देते मुझे, आंसर के मैंने गाइडलाइंस भी बता दी हैं उसको। सो दिस इज हाउ यू एक्सट्रैक्ट कंपेटिटर डूइंग अ यूजर बेस्ड सिमुलेशन। तो यूजर किस तरह से सर्च करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चीज़ें वगैरह यहाँ प्रोवाइड मैंने यहाँ से चीज़ें वगैरह निकाली हैं। इसी तरह आप थोड़ा सा आगे आ जाओ तो आप अपने कंपटीटर से भी एफएक्यू निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि ये आपका कंपटीटर है, इस कंपटीटर के पास जाओ। कंपटीटर के पास जाने के बाद आप इसके एफएक्यूज देख लो जो इसने एफएक्यूज डाले हुए हैं। अगर वो एफएक्यूज आंसर इंजन में साइट हो रहे हैं, क्योंकि इसने डाले होंगे एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, अगर वो आंसर इंजन में साइट हो रहे हैं तो इसका मतलब है इसके एफएक्यू जो हैं उसको आप इतनी आसानी से बीट नहीं कर सकते। बट अगर वो आंसर इंजन में साइट नहीं हो रहे, आपका जो भी कंपेटिटर है उसका जो भी पेज है, अज्यूम कर लेते हैं एक ऐसा पेज जिस पे वाकई एफएक्यू पड़ा हो, वो कौन सा पेज होगा, इसकी बात कर लेते हैं। सो ये क्लाउडफ्लेयर है, क्लाउडफ्लेयर का ब्लॉग पार्ट है, ये इसने एफएक्यू लिखे हुए हैं। इन सारे वैसे आंसर इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। हर एक हेडिंग को इसने पैराग्राफ, हर हर एक हेडिंग को इसने एक क्वेश्चन में कन्वर्ट किया हुआ है। अब सीन क्या है कि आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे देखो कि क्या इसका कोई आंसर है जिसमें गार्ड रेल मिसिंग है, जिसके अंदर इसने शायद डिटेल बहुत ज़्यादा बताई हुई है। इसको शायद आप एक छोटे से 2 पैराग्राफ में या 1 पैराग्राफ में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन इन जनाब ने उसको 4 से 5 पैराग्राफ में कन्वर्ट किया हुआ है। सो यू लुक एट योर कंपेटिटर, यू ट्राई टू फाइंड द कंपेटिटर गैप्स, जो कि एक अच्छे एफएक्यू के अंदर और बुरे एफएक्यू के अंदर डिफरेंसेस हैं वो फाइंड करते हैं। आपको ये चल गया पता कि एफएक्यू छोटे होने चाहिए, 60 के आसपास होने चाहिए। 60 बड़ी बात है, 100 वर्ड्स तक हो जाए, लेकिन अगर ये एक एक सवाल का जवाब दे रहा है 500 वर्ड्स के अंदर, तो इट मीन्स कि आप इसे बेहतर कर सकते हैं। आप वो सवाल उठा लें और उस सवाल का आप 60 वर्ड 70 वर्ड के अंदर एक कंप्लीट रीयूजेबल फॉर्म में आंसर प्रोवाइड करते हैं। हो सकता है इसका जो ये सवाल का जवाब है ये कॉन्टेक्चुअली रेफरेंस्ड हो ऊपर, ठीक है, कॉन्टेक्चुअली वो लिंक्ड हो ऊपर, तो वो लिंक तोड़ सकते हैं। या इसका आंसर काफ़ी वेग हो, ठीक है, या इसने रिस्क को डिस्क्लोज ना किया हो, वो जो मैंने आपको बता रहा था कि गार्ड रेल्स होती हैं वो उसने यहाँ पे ना डाली हो। तो यूजली होता क्या है, हम 3 चीज़ें ही देखते हैं, और 3 चीज़ें जो हैं हमारे पास कंपेटिटर के साथ। सो स्ट्रेटजी नंबर 3 आ जाती है कंपटीटर एनालिसिस। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम बेसिकली 3 चीज़ें देखते हैं कि वेग आंसर ना हो, रिस्क की डिस्क्लोजिंग ना हो, ठीक है, ओवर मार्केटिंग ना हो, क्लीन करके लिखें, हम शॉर्ट वे में लिखें अब हमारे कंपेटिटर से। सो इफ़ वी कैन डू दीज थिंग्स तो दैट्स वेरी मच इट, ठीक है। तो ये आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, इनको आप उस तरह से कवरेज वगैरह प्रोवाइड कर देते हो। स्टेप नंबर 4 होता है
कम्युनिटी क्वेश्चंस, ठीक है। सो कम्युनिटी क्वेश्चंस में क्या होता है यार, आप रेडिट खोल सकते हो, रेडिट में सवाल देख सकते हो, कैप्टेरा खोल लो, जी2 देख लो, कोरा देख लो, यूट्यूब की वीडियोस में लोगों के कमेंट्स देख लो, वहाँ से आप सवाल वगैरह फैच कर लो। तो ये वो तमाम जगह हैं जहाँ से आप चीज़ें वगैरह फैच कर सकते हो। यहाँ पे जो मेन मज़े की चीज़ आएगी वो आएगी ह्यूमन लैंग्वेज। तो वो जो सवाल होंगे ना वो ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर होंगे, यानी कि ह्यूमन रिटर्न है तो यार ऑब्वियसली इंसान की तरह ही लिखे होंगे, रोबोटिक वे में नहीं लिखे होंगे। तो आप जो है उन सवालों से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि उसकी टोन क्या होनी चाहिए। इसके बाद 5वें नंबर पे आ जाता है आपके पास सेमरश एक्सेट्रा, सेमरश और एआरएफ। वही सेम स्ट्रेटजी, आप कीवर्ड फाइंड करो, कीवर्ड फाइंड करने के बाद आप टूल में जाओ, टूल में वाई हाउ इस तरह की चीज़ें वगैरह जो होती हैं लिखी हुई उनको आप पकड़ के उनके ऊपर लिख सकते हो। सो ये सारे आपके पास स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू आप एफएक्यू निकाल सकते हो। आई लिटरली डिपेंड अ लॉट ऑन सच कमांड्स, इन कमांड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता हूँ और इन कमांड को यूज़ करते हुए मैं बेसिकली एफएक्यू लिख देता हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ये आता है कि यार एफएक्यू दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है जेनेरिक एफएक्यू। जेनेरिक एफएक्यू क्या हो सकता है कि भाईजान आ, औसतन मछली कितनी देर तक जिंदा रहती है, नॉर्मली फॉर हाउ लॉन्ग कैन अ फिश लिव। ये आपका एक सवाल था, ये जेनेरिक था, इसमें आपने बिजनेस को नॉमिनेट नहीं किया। अब आप कुछ ब्रांड स्पेसिफिक सवाल ही पूछ सकते हो कि एक्वा हाउस से खरीदी हुई मछली कितनी देर तक जिंदा रहती है। अब देखो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि पहले वाला जो सवाल है वो जेनेरिक वे में लिखा गया है। उस सवाल का क्या था कि एनी फिश, कोई फिश हो सकती है। दूसरे वाले के सवाल के अंदर हमने ब्रांड स्पेसिफिक होके सोचा कि एक्वा हाउस से ली हुई फिश कितनी देर तक जिंदा रहती है, ठीक है। सो हमें क्या करना होता है, हमें ना स्प्लिट करना होता है। हम मोस्टली 70% जेनेरिक क्वेश्चन का आंसर देते हैं और 30% ब्रांड स्पेसिफिक कि भाई एक्वा फिश से लिया हुआ ये जो मछली है ये कितनी देर तक जिंदा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को अपना जो आंसर है यहाँ पे आंसर, तो कुछ आंसर हाइब्रिड देने होते हैं, कुछ आंसर हाइब्रिड देते हैं। हाइब्रिड में क्या होता है कि आपका जवाब बेशक बेशक जेनेरिक होता है लेकिन आप ना आंसर में अपने आप को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आपकी सिलेक्शन होती है और इसके अंदर अगेन एक अच्छी एग्जांपल दिखाता हूँ और वो अच्छी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है अपने पास। सो एग्जांपल बड़ी सिंपल सी है। एआई बॉट्स के अंदर ना एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपका ज़्यादातर लोग ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि कौन सा एआई असिस्टेंट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। सो हाउ एक्यूरेट आर एक्सपर्ट एआई असिस्टेंट्स, ठीक है। जो एक्सपर्ट होते हैं वो कितने एक्यूरेट हो सकते हैं, ये कोई बंदा सवाल पूछ सकता है। तो आप कैसे तो यार भाई देखो एक्सपर्ट एआई असिस्टेंट है ना, वो टिपिकली जनरल चैटबॉट से ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं क्योंकि वो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं फ्रॉम वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स बिफोर जनरेटिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ एक्यूरेट को आप ना क्वांटिटी के अंदर नाप तोल नहीं सकते, तो आपने एक जनरल सा आंसर दे दिया कि भाई वो मोस्टली ज़्यादा बेहतर होते हैं। और ये जो रिट्रीवल बेस्ड अप्रोच होती है ना ये हेलुसिनेशन कम कर देती है। तो ऑब्वियसली ये सारा मैं ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया, मैंने खुद नहीं लिखा। तो मैंने उसे ये नहीं बताया था हेलुसिनेशन होती है, उसे खुद ब खुद फाइंड की है। सो यहाँ पे इसने बता दिया कि भाई आपका जो रिट्रीवल बेस्ड अप्रोच होती है वो हेलुसिनेशन कम कर देता है और आपका जो आंसर होता है ना उसको ग्राउंड करता है सोर्स के साथ जो आपने प्रोवाइड किया, तो रैग बेस्ड सिस्टम होते हैं। सो यहाँ पे वो बता रहा है कि प्लेटफॉर्म लाइक चैट बेस, अपनी बात कर रहा है, चैट बेस स्पोर्ट साइटेशन बेस्ड रिस्पॉन्सेज फॉर एडिशनल वेरिफिकेशन के भाई हम हमारे जो प्लेटफॉर्म है वो एक्यूरेसी के लिए आपको साइटेशन बेस्ड रिस्पॉन्सेज देते हैं, तो आपको साइटेशन भी आ रही होती हैं। और फिर वो बता रहा है कि एक्यूरेसी डिपेंड ऑन डाटा क्वालिटी, डाटा अपडेट फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्यूरेसी जो है वो बेसिकली आपके ट्रेन डाटा क्वालिटी की बात कर रहा है। अब यहाँ पे आप कुछ टर्म्स ऐड कर सकते हो पढ़ के, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हो हाउ एवर एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन डाटा क्वालिटी, अपडेट फ्रीक्वेंसी एंड मॉडल, एआई मॉडल कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल एज दैट। तो कुछ वर्ड्स वगैरह आप बाद में ऐड कर सकते हो।
अब ये क्या है, ये ब्रॉड इंटेंट पे ना एक्सपर्ट एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवरेज दे रहा है, ये रीयूजेबल भी है, ये हमें एज अ अथॉरिटी सोर्स यानी चैट बेस को एज अ अथॉरिटी सोर्स के तौर पे भी दिखा रहा है। और ये जो है ब्रांड को भी हमारे मेंशन कर रहा है एक तरह से। और इसमें गार्ड रेल्स भी हैं, गार्ड रेल भी हमने डाली है हाउएवर करके। सो ये आंसर इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बड़ा ही अच्छा हमने सवाल का जवाब दिया हुआ है। तो जनाब ये इसी तरह से आप लोग लिखते हैं क्वेश्चन आंसर, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें मसले यही आते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर हम लिख रहे होते हैं, इन क्वेश्चन आंसर के अंदर ना हम लोग गार्ड रेल इस तरह की चीज़ें वगैरह छोड़ देते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सो आपने जब भी एफ लिखने तो आपने इसी पैटर्न पे लिखने हैं। सो